कहते हैं सबसे बड़ा खतरा बदलाव के समय में नहीं है बल्कि पुरानी सोच के साथ काम करने में है। और आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने वाले हैं जहां दशकों पुरानी सोच को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश हुई है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारत के श्रम बाजार की, जिसकी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए 29 पुराने कानूनों को हटाकर 4 नए लेबर कोड लाए गए हैं। तो आज की हमारी ये खास चर्चा इन्हीं 4 लेबर कोड्स पर है। हमने इस विषय पर इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही अच्छे विश्लेषण को अपने सोर्सेज का आधार बनाया है जी। और ये टॉपिक सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी बेहद जरूरी है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस। सही कहा, क्योंकि ये सीधे तौर पर गवर्नेंस, इकोनॉमी और सोशल जस्टिस से जुड़ा है। तो चलिए इस उलझे हुए जाल को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इन बदलावों की नौबत आई ही क्यों। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है कि जो कानून मजदूरों की भलाई के लिए बने थे वही आखिर में नई नौकरियां पैदा होने में रुकावट कैसे बन गए। ये पुरानी व्यवस्था थी कैसी? इसकी जड़ें थी 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। देखिए, इरादा बहुत अच्छा था। इरादा तो अच्छा ही होगा। हाँ, इरादा था कि मजदूरों को नौकरी से मनमाने ढंग से निकालने से बचाया जाए। लेकिन वक्त के साथ इस एक अच्छे इरादे ने हमारी अर्थव्यवस्था में 3 बड़ी खामियां पैदा कर दी। एक मिनट, 3 बड़ी खामियां वो कौन सी थी? पहली और सबसे अजीब खामी थी कंपनियों का जानबूझकर छोटा बने रहना। सोचिए, कंपनी अच्छा काम कर रही है, मुनाफा कमा रही है और बड़ी हो सकती है, लेकिन वो होना ही नहीं चाहती। ये तो तरक्की के एकदम खिलाफ बात हुई। लेकिन ऐसा क्यों था? डर था कि जैसे ही कर्मचारियों की संख्या एक सीमा को पार करेगी, उन पर इतने कड़े श्रम कानून लागू हो जाएंगे कि बिजनेस चलाना ही सिरदर्द बन जाएगा। अच्छा। मजदूरों को निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, भले ही कंपनी घाटे में क्यों ना जा रही हो। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में बड़ी, मतलब ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने वाली फैक्ट्रियों का विकास ही थम गया। मतलब देश की तरक्की पर एक अनचाहा ब्रेक लग गया था। और दूसरी खामी क्या थी? वो इसी से जुड़ी है। जब बड़ी कंपनियां बनेंगी ही नहीं तो देश छोटी छोटी दुकानों और इकाइयों से भर जाएगा। तो भारत बेसिकली सूक्ष्म और छोटी अनौपचारिक इकाइयों का देश बन गया। अब इन छोटी यूनिट्स के पास न तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए पैसा होता है, न स्किल्ड मैनेजमेंट। तो जाहिर है न इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और न ही ये अपने कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह दे पाए, और न ही सुरक्षित नौकरी। बिल्कुल। और इसका सीधा असर पड़ा होगा मजदूरों पर जिनके लिए कानून बने थे। यही तीसरी खामी है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये कानून देश के मुट्ठी भर मजदूरों की ही रक्षा कर पाए। मुट्ठी भर? हाँ, यानी वो लोग जो पहले से ही संगठित क्षेत्र में यूनियनों के साथ काम कर रहे थे। देश की 90% से ज्यादा वर्कफोर्स जो असंगठित क्षेत्र में काम करती है, वो तो बाहर ही रह गई। वो किसी भी तरह के कानूनी सुरक्षा कवच से पूरी तरह बाहर थी। कानून बने थे सबके लिए, लेकिन फायदा मिला सिर्फ कुछ खास लोगों को। ये वाकई दिलचस्प है कि 1991 में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया, हर सेक्टर में बड़े बड़े बदलाव हुए, लेकिन लेबर कानूनों को किसी ने नहीं छुआ, बल्कि सुना है कि नियम और भी सख्त हो गए थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। 1976 और 1982 में कुछ संशोधनों ने कंपनियों के लिए मजदूरों को निकालना और भी मुश्किल बना दिया। अच्छा। इससे एक अजीब सा असंतुलन पैदा हो गया। ये कुछ ऐसा था कि बाजार में खरीदार तो बहुत है, लेकिन दुकानदारों पर सामान बेचने के लिए इतने नियम कानून हैं कि वे दुकान खोलने से ही डर रहे हैं। नतीजा ये कि खरीदार भी खाली हाथ और दुकानदार भी परेशान। भारत में काम करने वाले लोग बहुत थे, लेकिन कंपनियां उन्हें सीधे नौकरी पर रखने से कतराती थी। इसीलिए हमारे यहाँ ग्रोथ तो हुई, पर उस हिसाब से अच्छी नौकरियां पैदा नहीं हुई। तो इस दशकों पुरानी उलझी हुई व्यवस्था को सुलझाने के लिए सरकार ये 4 मास्टर की लेकर आई, जिन्हें हम लेबर कोड्स कह रहे हैं। ये 4 कोड्स कौन से हैं और ये पुरानी तस्वीर को कैसे बदलते हैं? ये 4 कोड्स एक तरह से पूरे सिस्टम का रीसेट है। ये है पहला मजदूरी संहिता यानी कोड ऑन वेजेस, ठीक है। दूसरा औद्योगिक संबंध संहिता, तीसरा सामाजिक सुरक्षा संहिता और चौथा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता। इनका मकसद सिर्फ नियमों को बदलना नहीं, बल्कि मजदूरों की सुरक्षा और देश के आर्थिक विकास के बीच एक एक बैलेंस बनाना है।
ठीक है, तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले वेतन और सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। इनमें ऐसा क्या है जिसे हम क्रांतिकारी बदलाव कह सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा बदलाव है सबके लिए एक नियम का सिद्धांत, जिसे हम यूनिवर्सैलिटी कहते हैं। यूनिवर्सैलिटी। हाँ, पहले मजदूरी संहिता को लेते हैं। अब तक हम सोचते थे कि न्यूनतम मजदूरी का कानून तो सब पर लागू होता होगा, लेकिन सच ये है कि देश के करोड़ों मजदूर, जो शायद सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, वो कानूनी तौर पर इसके दायरे से बाहर थे। ये कोड उस अदृश्य दीवार को गिराता है। मतलब अब चाहे कोई किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी राज्य में हो या किसी भी तरह का काम कर रहा हो, उसे एक न्यूनतम मजदूरी का कानूनी हक मिलेगा। बिल्कुल, और ये पहली बार अनौपचारिक क्षेत्र के करोड़ों लोगों को कानूनी सुरक्षा देगा। अब आते हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता पर, जो शायद आज के समय में और भी जरूरी है। ये कोड पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी तौर पर मान्यता देता है। गिग वर्कर्स यानी हमारे वो साथी जो फूड डिलीवरी करते हैं, ऐप से टैक्सी चलाते हैं जी, ये आज हमारी इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन कानूनों की नजर में जैसे थे ही नहीं। सही पकड़ा। सोचिए उस डिलीवरी बॉय के बारे में जो दिन में 12 घंटे काम करता है। कल अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो कानूनी तौर पर उसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था। सही बात है। ये कोड पहले बार कहता है नहीं, वो अदृश्य नहीं है। ये कानून उन्हें पहचान देता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि पेंशन या बीमा के दायरे में लाने का रास्ता खोलता है। ये आज की हकीकत को स्वीकार करना है। ये तो मजदूरों के नजरिए से बहुत बड़ा कदम है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कंपनियों के लिए हमेशा से सबसे बड़ी सिरदर्दी रही है नियमों का पालन, मतलब कंप्लायंस। जी बिल्कुल। क्या नए कोड्स इस सिरदर्द को कम करते हैं? हाँ, और ये इन सुधारों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आप अंदाजा लगाइए, पहले एक कंपनी को अलग अलग कानूनों के तहत दर्जनों रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंस और रिटर्न भरने पड़ते थे। ये एक ब्यूरोक्रेटिक मतलब एक मकड़ जाल था। और इसी मकड़ जाल से बचने के लिए छोटी कंपनियां शायद हिसाब किताब में हेरफेर करती थीं या अनौपचारिक बनी रहती थीं। निश्चित रूप से नए कोड्स इस पूरे झंझट को एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न के आसान फॉर्मूले में बदल देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा सुधार है। ये छोटे और मध्यम उद्यमों मतलब एसएमईज के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। जब नियमों का पालन करना आसान और सस्ता हो जाता है तो कंपनियां खुद फॉर्मल इकोनॉमी में आना चाहती हैं। चलिए अब उस कोड पर आते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई है, औद्योगिक संबंध संहिता। इसे लेकर डर जताया जा रहा है कि ये हायर एंड फायर की नीति को बढ़ावा देगा। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, इस कोड का सबसे चर्चित बदलाव ये है कि अब 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनियां सरकार से बिना पूछे छटनी या ले ऑफ कर सकती हैं। पहले ये सीमा 100 की थी, है ना? हाँ, पहले ये सीमा 100 कर्मचारियों की थी। तो आलोचक तो सही कह रहे हैं, इससे तो कंपनी को मजदूरों को निकालने की खुली छूट मिल जाएगी। यहाँ हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। आलोचकों की चिंता अपनी जगह सही है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि 100 वाली सीमा इतनी कड़ी थी कि कंपनियां 99 कर्मचारी रखने के बाद 100वां कर्मचारी रखने से ही डरती थीं। अच्छा, वो ग्रोथ से ही डरती थी। हाँ, इसका नतीजा क्या हुआ? कंपनियों ने परमानेंट नौकरियां देने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूर रखना शुरू कर दिया, जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। अच्छा, तो तर्क यह है कि पुराने कानून की वजह से कंपनियां स्थायी नौकरी देने से ही बच रही थीं। जी, नए कानून का मकसद अधिकारों को खत्म करना नहीं, बल्कि एक प्रिडिक्टेबल, एक पूर्वानुमानित माहौल बनाना है जहां कंपनियों को पता हो कि जरूरत पड़ने पर वो नियमों के दायरे में अपनी वर्कफोर्स को एडजस्ट कर सकती हैं। इससे वो ज्यादा लोगों को स्थायी नौकरी पर रखने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं। साथ ही इसमें गैरकानूनी छंटनी के खिलाफ और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नियम भी हैं। लक्ष्य एक संतुलन बनाना है। ठीक है, तो हमने वेतन, सामाजिक सुरक्षा और हायरिंग फायरिंग की बात कर ली, लेकिन इन सब के अलावा एक और बहुत बुनियादी चीज है कि लोग जहां काम कर रहे हैं वो जगह सुरक्षित तो हो। इस बारे में चौथा कोड, व्यावसायिक सुरक्षा कोड, क्या कहता है? ये कोड एक बहुत बड़ा काम करता है, बिखरे हुए नियमों को एक जगह लाना और उन्हें आधुनिक बनाना। पहले फैक्ट्रियों के लिए अलग कानून था, खदानों के लिए अलग और बंदरगाहों के लिए अलग। कई कानून तो 50-60 साल पुराने थे। बाप रे। ये कोड इन सभी को एक छतरी के नीचे लाता है। तो इसका फायदा क्या होगा? पहला, भ्रम खत्म होगा। कंपनियों को पता होगा कि उन्हें किन सुरक्षा मानकों का पालन करना है। दूसरा, इसका दायरा बढ़ाया गया है।
ये सिर्फ फैक्ट्रियों या खदानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आईटी सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर तक हर उस जगह पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। अच्छा। एक आधुनिक और साफ सुथरा सेफ्टी का ढांचा न केवल हादसों को रोकता है, बल्कि मजदूरों के मन में सम्मान और सुरक्षा की भावना भी पैदा करता है। तो ये सब कागज पर तो बहुत तर्कसंगत और अच्छा लग रहा है, लेकिन असली सवाल, क्या हमारे पास कोई सबूत है कि इस तरह के सुधार वाकई जमीन पर काम करते हैं? आंकड़े क्या बताते हैं? हाँ, हमारे पास इसका सबूत है। पिछले कुछ दशकों का डेटा दिखाता है कि जिन भारतीय राज्यों ने अपने स्तर पर पहले श्रम सुधार लागू किए, उन्हें 1991 के बाद हुए व्यापार उदारीकरण का ज्यादा फायदा मिला। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जिन राज्यों में नियम आसान थे और लेबर मार्केट में थोड़ा लचीलापन था, वहां की कंपनियां ग्लोबल बाजार के मौकों का बेहतर फायदा उठा पाईं। अच्छा। उन राज्यों में ज्यादा विदेशी निवेश आया, ज्यादा फैक्ट्रियां लगीं और नतीजतन ज्यादा नौकरियां पैदा हुईं। लेकिन ये तो बस कुछ ही राज्यों में हुआ। बिल्कुल, और यही तो समस्या थी। सुधार टुकड़ों टुकड़ों में हो रहे थे। इसीलिए एक राष्ट्रीय स्तर के फ्रेमवर्क की जरूरत थी, जो इन नए कोड्स के जरिए बनाने की कोशिश की गई है। तो संक्षेप में कहें तो ये नए लेबर कोड भारत के श्रम बाजार को एक ऐसी पुरानी व्यवस्था से बाहर निकालने की कोशिश है जहां सुरक्षा के नाम पर असल में रोजगार की तरक्की ही रुक गई थी। एकदम सही। अगर इन्हें सही भावना के साथ लागू किया जाता है तो ये एक वर्चुअस साइकिल, मतलब एक अच्छा चक्र शुरू कर सकते हैं। नियम आसान होंगे तो कंपनियां फॉर्मल होंगी, कंपनियां फॉर्मल होंगी तो ज्यादा निवेश आएगा, और निवेश आएगा तो अच्छी नौकरियां पैदा होंगी। बिल्कुल, और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा दायरा मिलेगा। ये भारत की विशाल वर्कफोर्स की असली क्षमता को बाहर लाने का एक रास्ता हो सकते हैं। लेकिन रास्ता बनाना एक बात है और उस पर चलना दूसरी। ये कानून तो केंद्र ने बना दिए हैं, पर इन्हें लागू तो राज्यों को करना है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ये कानून कागज पर आ चुके हैं, अब असली परीक्षा राज्यों की है कि वे इन्हें कितनी प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने वाला है, क्या ये सुधार भारत की विशाल आबादी यानी डेमोग्राफिक पोटेंशियल और उसकी आर्थिक हकीकत के बीच की खाई को सच में भर पाएगा, या फिर इसे लागू करने की चुनौतियां ही नई रुकावटें पैदा कर देंगी? ये थी हमारी आज की गहन चर्चा भारत के नए श्रम कानूनों पर। जैसा हमने शुरू में कहा था, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इकोनॉमी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस तीनों पेपर से जुड़ा है। और सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, ये समझने के लिए भी कि भारत का भविष्य कैसा होगा, यहाँ रोजगार के मौके कैसे बनेंगे, ये जानना हम सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन कानूनों पर आपके कोई सवाल या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय के साथ।